तो आज बात करने जा रहे हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे। बट गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे बात करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी का जो स्टेट जो होता है वो दो होता है, एक रेस्ट, दूसरा मोशन। बट अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है, बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है, तो घबराना नहीं है। आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे बात कि बिफोर द ग्रेट गैलीलियो देयर वाज अ फिलोसोफर कॉल्ड एरिस्टोटल। महान गैलीलियो से पहले एक फिलोसोफर हुआ करते थे जिनको एरिस्टोटल कहा जाता था। एरिस्टोटल साहब का कहना था, क्या कहना था, ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी वाज रेस्ट। एरिस्टोटल साहब का कहना था कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है वो रेस्ट होता है। मतलब एरिस्टोटल साहब का कहना था कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है रेस्ट होता है। आगे उन्होंने देखो क्या कहा, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इट विल रिमेन एट रेस्ट। उन्होंने आगे बोला कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी रेस्ट नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बॉडी मान लो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा? क्योंकि उनका मानना था कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है वो रेस्ट होता है। यानी कि एरिस्टोटल साहब का कहना था कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है वो रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट है। ये एरिस्टोटल साहब का कहना था बॉडी के नेचुरल स्टेट के बारे में, कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है? रेस्ट होता है। ये किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा था। जो भी बात बोलूंगा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बड़ा मजेदार है यहाँ पे। क्लियर? बट ये बात जो एरिस्टोटल साहब ने कहा था नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी के बारे में, जो कि रेस्ट बताया था इन्होंने, ये बात गैलीलियो साहब को पसंद नहीं आया। उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया, काट दिया इनका, बोला कि नहीं, गलत है, ये सही है ही नहीं, बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट होता ही नहीं है। ये गैलीलियो साहब ने बोला। यानी कि एरिस्टोटल साहब का जो कहना बात था कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है रेस्ट होता है, ये बात गैलीलियो साहब को पसंद नहीं आया। बोला कि ना, बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट हो ही नहीं सकता है। अब यही बात को, एरिस्टोटल के बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता है। और वही एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि ये गैलीलियो साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट में, जिसके बाद उन्होंने बताया कि बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता है, कुछ और होता है। वो क्या होता है लास्ट में पता चलेगा, जब ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंट का तब। क्लियर? बात समझ में है? तो अब आगे वही बात करेंगे हम लोग कि गैलीलियो साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बताया कि बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं होता है, कुछ और होता है। वो क्या होता है बताएंगे अभी। क्लियर? वही ध्यान से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? अब हम लोग वही बात करने जा रहे हैं कि गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे, है ना। तो देखना उन्होंने क्या किया, पहले एक और चीज समझ लेते हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पूरा फिजिक्स में घूमते रहेगा चारों तरफ, जब मन तब आ जाएगा। तो थोड़ा इंक्लाइन प्लेन के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा हेल्प करेगा यहाँ पे। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं। जैसे मान लो
कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कुछ भी सरफेस है हॉरिजॉन्टल है। अगर इसी सरफेस पे अगर मान लो कोई एक और ऐसा सरफेस है, बट ये वाला जो सरफेस है कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है इसके साथ। क्लियर? मान लो कि ये सरफेस है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और इस सरफेस के साथ ये जो सरफेस जो है कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, तो ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, घबराना नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसी सरफेस पे हमने क्या किया कि एक और सरफेस लिया, कुछ ऐसे कर दिया, देख रहे ना ऐसे। तो ये वाला जो बुक है, इस बुक का जो ये वाला सरफेस जो है ये हो गया इंक्लाइन प्लेन। क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। देख लीजिए आप लोग, कुछ एंगल बना रहा है। क्लियर? अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए क्या है, अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर हम इसी हॉरिजॉन्टल के साथ हम कुछ ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसे नीचे देखिए, कुछ इसके साथ एंगल बना दिए, तो ये वाला जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। या अगर हम ऐसे भी रखते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये देखिए कुछ एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। तो ये जो प्लेन होगा, ये जो सरफेस होगा, इसको हम बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। इस सरफेस को, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन नहीं है, ये इंक्लाइन नहीं है। इंक्लाइन नाम क्यों पड़ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, इंक्लाइन नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसको हम लोग इंक्लाइन क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, बड़ा फिजिक्स में यूज होता है सब, बहुत आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बट 9th में बहुत कम है, 1-2 जगह पे आएगा, है ना। तो हायर क्लासेस में बहुत यूज होता है। तो इंक्लाइन क्यों बोल रहे हैं इसको? सिंपल, इंक्लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सरफेस, ये जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मतलब ये जो सरफेस जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। एंगल बना रहा है इसलिए इंक्लाइन बोल रहे हैं। इंक्लाइन ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये है ना एंगल बना रहा है, दैट्स वाई। यानी कि ये एंगल जो बना है, ये जो सरफेस जो है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट्स वाई इस प्लेन को हम लोग बोल रहे हैं इंक्लाइन प्लेन। बट अगर ये इसके साथ अगर एंगल नहीं बनाएगा तो ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होगा। यानी कि देखा ध्यान से, अगर मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल ये वाला है और ये वाला जो है इसी पे आपका ऐसा आ गया, तो अब ये एंगल नहीं बन रहा है, थीटा क्या है? 0, तो इंक्लाइन प्लेन नहीं होगा, सिंपल हॉरिजॉन्टल हो गया। सिंपल क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। अरे यार सिंपल में आपको बता दूं, इंक्लाइन का सिंपल मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ऐसा, बात समझ रहे हैं? इंक्लाइन के साथ, यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या है? कुछ एंगल बना रहा है, तो ये जो है इंक्लाइन है। बट ये इंक्लाइन नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है? एंगल बना ही नहीं रहा है। आप लोग रोड पे जाते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे ना, ढलान ऐसे मिलेगा, चढ़ान मिलेगा, कोई ढलान ऐसे मिलेगा, वो क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन रोड है। क्यों? क्योंकि जो लेवल रोड जो है, उस लेवल रोड से कुछ एंगल उठाकर बनाया जाता है, कुछ लेवल से उठाकर बनाया जाता है। जैसे लेवल रोड है, बराबर रोड है, अब उसी बराबर रोड से कुछ ऊपर उठा के इसे चढ़ान बना दिया जाता है। और कहीं देखिएगा कि लेवल रोड से कुछ नीचे डाउन करके बना दिया जाता है। वो जो आपका सरफेस जो है, वो जो रोड है, वो इंक्लाइन है। इंक्लाइन यानी कुछ एंगल के साथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इसको समझा रहा हूं। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है ना। उन्होंने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया। उन्होंने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया। किस टाइप का इंक्लाइन प्लेन? ध्यान से देखिए, तो इसको थोड़ा हटा दूं, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझिएगा जो भी चीज बोलूंगा। उन्होंने क्या किया? 2 इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया।
वो भी कुछ ऐसा, एक इंक्लाइन प्लेन ये और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी थीटा बना रहा है। यानी उन्होंने क्या किया, दो इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। ये जो इंक्लाइन प्लेन जो है कैसा है, स्मूथ है। ये भी इंक्लाइन प्लेन कैसा है, स्मूथ है। क्या है, स्मूथ है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इस इंक्लाइन प्लेन का जो फेस जो है और इस इंक्लाइन प्लेन का जो फेस है दोनों सामने है। यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन का फेस और इस इंक्लाइन प्लेन का फेस क्या है, सामने। ये नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन बनाइएगा, इंक्लाइन प्लेन ये है, और एक और इंक्लाइन प्लेन हम बनाइए। तो इस इंक्लाइन प्लेन का जो फेस जो है ये है, यानी कि सरफेस। इस इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है इधर है, और इस इंक्लाइन प्लेन का सरफेस जो है इधर है। क्या इस इंक्लाइन प्लेन का फेस और इस इंक्लाइन प्लेन का फेस सामने सामने है? नहीं, ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। बट अगर इसी इंक्लाइन प्लेन को हम ऐसे बना दें तो देखिए इसका भी प्लेन का जो फेस बोलेंगे दोनों क्या हो गए, ये इधर है ये इधर, यानी कि दोनों आमने सामने फेस हो गया दोनों का। तो ऐसा ही यहां पे है, यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन का फेस और इस इंक्लाइन प्लेन का फेस क्या है, सामने सामने है। फेस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए दिखा देता हूं। फिजिक्स में बिना दिखाए काम नहीं चलता है। देख लीजिए, ये इंक्लाइन, एक इंक्लाइन प्लेन, ये देखिए ऐसा ऐसा, देख रहे ना, बात समझ में आ रहा है? ऐसा ही है यहाँ पे। क्लियर? गुड। अब ध्यान से सुनिए, ना समझ में आ गया? ये कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, बट फिलहाल इतना समझिए। क्लियर? गुड। एक एक चीज बताते चलूंगा आपको, है ना। अब उन्होंने क्या किया, एक मार्बल बॉल लिया। क्या लिया? मार्बल का बॉल। मार्बल जानते हैं ना, मार्बल। बहुत गर्मी है यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया। उन्होंने क्या किया, एक मार्बल का बॉल लिया और इस बॉल को इस हॉरिजॉन्टल के साथ एच हाइट पे, ध्यान से सुनिएगा जो भी बोल रहा हूं, एच हाइट पे बॉल को क्या किए, रिलीज किए। क्या किए? रिलीज किए। ये जो मार्बल का जो बॉल है, इस बॉल को इंक्लाइन प्लेन, ये वाला इंक्लाइन प्लेन पे, इस हॉरिजॉन्टल के एच हाइट पे इसको क्या की, रिलीज किए। तो जब उन्होंने रिलीज किया तो उन्होंने देखा, ध्यान से सुनना, जो भी बोलूंगा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा बात। जब उन्होंने रिलीज किया तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है, इस बॉल का वेलोसिटी बोलो या स्पीड जो बोलो, इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहा था, इस बॉल का स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अब ये इंक्रीज क्यों कर रहा था, तो मैं अभी बता दूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज करते हैं तो जैसे जैसे नीचे आता है वो स्पीड बढ़ता है। स्पीड बढ़ता है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, यानी कि अर्थ भी फोर्स लगाता है। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, तो अर्थ भी क्या करता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ का ग्रेविटी उसी की तरफ नीचे से लगाता है। तो इसे खींचेगा तो क्या होगा, और तेजी से आएगा। बात समझ रहे हैं? कि जब ऊपर से हम नीचे की तरफ बॉल को या किसी चीज को गिराते हैं तो जैसे जैसे नीचे आता है उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। वो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक चीज बाय फॉर्मूला एवरीथिंग।
ग्रेविटेशन में सारा चीज है। बट अभी समझिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम नीचे की तरफ रिलीज करते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे नीचे आता है उसका स्पीड इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ उसके वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से। क्लियर? यानी कि ये बॉल को जब छोड़ा गया एच हाइट पर से, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था इसका स्पीड बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रहा था। क्या लग रहा था? ग्रेविटी लग रहा था, दैट्स व्हाई। और एक ग्रेविटी के नीचे खींचने की वजह से इसका जैसे जैसे नीचे आ रहा था इसका स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। एक चीज और करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्पीड जो था, मान लीजिए इसका v1 था, बट जैसे यहाँ पे आया तो इसका स्पीड मान लीजिए v2 हो गया। तो यहाँ पे क्या था, ऊपर में था v1 स्पीड, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो थोड़े देर के बाद यहाँ जब पहुंचा तो इसका स्पीड क्या हो गया, v2। तो बताइए यहाँ पे v2 ग्रेटर देन v1 होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा ना यार, क्योंकि ऊपर में उसका स्पीड क्या होगा, कम, बट जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये नीचे आने पर वेलोसिटी v2 या स्पीड जो भी है, तो v2 जो होगा इससे ज्यादा। जैसे मान लीजिए क्यों होगा ये अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशन में हम लोग नहीं है अभी, जस्ट जो चीज हमें यूज है वो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया तो यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी था मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड था, बट जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा तो इस जगह पे जो इसकी वेलोसिटी जो स्पीड जो होगा 10 से ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे 10 था, बट जैसे थोड़ा नीचे आएगा 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे v1 है, यहाँ पे क्या है, v1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2। तो ये v2 ज्यादा होगा कि नहीं इससे? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 हुआ कि नहीं ज्यादा 10 से? तो यहाँ मान लीजिए v1, यहाँ पे v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो सिमिलर यहाँ मान लीजिए कि v1 इसका स्पीड है और यहाँ पे v2 हो गया, तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा ग्रेविटी की वजह से। तो v2 इज ग्रेटर देन v1। क्लियर? मतलब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किए कि जब एच हाइट से जब रिलीज करते हैं तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसका स्पीड क्या रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि v2 इज ग्रेटर देन v1। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्लियर? यानी ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था जैसे जैसे नीचे आ रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्लियर हो गया ना? कि जैसे ही इस प्लेन के एकदम बॉटम पे पहुंचता है, यानी कि एकदम लास्ट एंड में पहुंचता है, यानी कि जब बॉटम एक बॉल जो है जब प्लेन का जब बॉटम एंड पे पहुंचता है, सबसे नीचे टॉप एंड यानी सबसे नीचे जब पहुंचता है, तो इस बॉल का जो स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है। मतलब जितना वो स्पीड को अचीव कर सकता था उतना कर सकता है, मतलब कर लेता है। यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो जाता है जब ये बॉटम पे पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे। तो इस टाइम इसका जो वेलोसिटी जो होता है या स्पीड जो होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम यहाँ पे क्या था, छोड़ा था तो कम था, और जैसे जैसे नीचे आ रहा था तो बढ़ते जा रहा था, पर जैसे ही बॉटम पे पहुंचता है इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कहां पे? बॉटम एंड पे। यानी कि ये भी लिख देते हैं मैक्सिमम स्पीड बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम स्पीड, अटेन मैक्सिमम स्पीड, ये भी बोल सकते हो। बट ये कहां पे? यहाँ पे बॉटम एंड पे, इधर नहीं, इस जगह पे। अब मैक्सिमम स्पीड जैसे अटेंड करेगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर जिसके पास मैक्सिमम स्पीड होगा वो जरूर रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, वो कहीं जाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल, अगर इधर से आया है और मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे उसका हो गया है तो इधर तो नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। अगर इधर से रिलीज किया गया है, जैसे जैसे नीचे आ रहा था उसका स्पीड बढ़ते जा रहा था, यहाँ पे जैसे पहुंचा मैक्सिमम हो गया, तो ये इधर तो नहीं जाएगा वापस, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। यानी कि यहाँ से ये सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर चढ़ना शुरू करता है। मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, मान लो कि यहाँ पे पहुंचा,
मान लो यहाँ पे पहुंचा, ध्यान से सुनते चलना, मान लो यहाँ पे पहुंचा, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, स्टार्ट कहां से कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड के साथ, यानी कि बॉटम पे पहुंचा तो उस टाइम उसका मैक्सिमम स्पीड हो गया, और उसी मैक्सिमम स्पीड से सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को चल रहा था ऊपर की तरफ, मूव ऑफ ऊपर की तरफ कर रहा था। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका जो स्पीड जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अभी डिक्रीज क्यों करेगा, ध्यान सुनना, ये जो ऑब्जेक्ट जो बॉल है, इस बॉल पे हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके मोशन को रोकेगा कि नहीं। सिंपल मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और पीछे से कोई पकड़ के खींच रहा है, तो मेरा जो मोशन जो होगा, जो स्पीड जो होगा, उसमें कमी आएगा कि नहीं, उसके फोर्स की वजह से, पीछे खींचने की वजह से हमारे मोशन में यानी स्पीड में कमी आएगा। अगर मान लो सिंपल ध्यान सुनो कि अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, तो मेरा स्पीड और बढ़ेगा, क्योंकि हमको धक्का दे रहा है तो मेरा स्पीड बढ़ेगा। बट मान लो हम ऐसे जा रहे हैं और पीछे से कोई खींच रहा है, तो मेरा स्पीड में कमी आएगी। अब ध्यान सुनो, जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा था कोई, तो उसका स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि सिंपल ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, तो मेरा स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट इस प्लेन के केस में क्या है कि जब मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर जाना शुरू किया था, तो जब जा रहा था तो नीचे की तरफ उसको ग्रेविटेशनल क्या कर रहा था, खींच रहा था, मतलब ऊपर जाने से रोक रहा था। क्या कर रहा था, रोक रहा था। तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो रेस्ट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एक एक चीज सुनो ध्यान से, कि यहाँ पे मैक्सिमम था, बॉटम पे मैक्सिमम स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड से चलना शुरू किया, बट ग्रेविटेशनल हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। मैक्स हमेशा ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको ऊपर जाने से रोकेगा, हमेशा रोकेगा। तो इसके रुकने की वजह से उसका धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा। स्पीड क्या होगा, कम होते जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे इसका v1 वेलोसिटी या स्पीड है, और यहाँ पे मान लीजिए v2 स्पीड है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम है, बट जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने की वजह से इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स यहाँ पे v2 जो होगा लेस देन v1 होगा। ये मैक्सिमम स्पीड के साथ ऊपर गया, बट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने की वजह से इसका स्पीड में कमी आएगा। इट मीन्स v2 जो होगा कम होगा v1 से। यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा कि जैसे 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 मान लीजिए हम जा रहे हैं आगे, अब पीछे से कंटिन्यू हमें खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम रुक जाएंगे। हम ऐसे जा रहे हैं, कंटिन्यू पीछे से खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, एक टाइम क्या होगा, हम रुक जाएंगे। सिमिलरली अगर ये मान लो कि मैक्सिमम स्पीड के साथ गया है, इसको कंटिन्यू ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आगे जाके रुक जाएगा, यानी कि ये बॉल आगे जाके इस इंक्लाइन प्लेन पे रुक जाएगा, और रुकने के बाद वापस फिर नीचे गिर जाएगा। सिंपल सोचो ना यार, देखना ध्यान से। ये इंक्लाइन प्लेन है, इसी टाइप का है। इस मार्कर को देखना, ऊपर की तरफ रोल कराएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे फिर से आ जाएगा। ध्यान से देखना, देखो आया कि नहीं, देखो ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन है, अगर हम ऊपर की तरफ रोल कराते हैं मार्कर का, इसको ऐसे देखना, ऊपर जाएगा हल्का सा, फिर नीचे आ जाएगा। देखो तो देखो ध्यान से, ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहां पे जाने के बाद उसका क्या हुआ, स्पीड 0 हुआ, उसके बाद नीचे आ गया। देखो हो रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली यहां भी ऐसा ही सेम हो रहा है बाबू, कि यहां से हाई स्पीड मैक्सिमम स्पीड के साथ गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसको ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम आया उसकी स्पीड क्या हो गया, 0। जैसे ही 0 हो जाएगा वापस फिर से नीचे आ जाएगा। तो वापस आने की बात नहीं करेंगे, वापस आना ही उसको, बट हम जाने की सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम 2 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट कि जब मूव डाउन करा था, मूविंग डाउन, तो जो स्पीड जो था क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ध्यान से सुनेंगे, जो भी पॉइंट बोलने में बड़ा काम आता है, डिक्रीज कर रहा था। दूसरा हम लोग पॉइंट देखें यहाँ पे कि जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, मूविंग अप,
तो जो इसका स्पीड जो था क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं बाबू, ज्यादा गंदा हो गया है। ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इतना बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि कल के कोई फ्यूचर में कोई आप लोग एक्सपेरिमेंट करे, कोई साइंटिस्ट बन जाए, है ना, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। हाँ जी, तो एक ऐसा जगह आया कि बॉल का स्पीड क्या हो गया, 0 आ गया, उसके बाद फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जहां पे बॉडी रेस्ट में आया और उसके बाद वापस आना शुरू कर दिया, वहां पर उन्होंने मार्क किया, और मार्क करने के बाद देखो क्या किया, ध्यान से सुनना। मार्क करने के बाद क्या किया, यानी कि जिस जगह पे उसका स्पीड 0 हुआ, उसके बाद नीचे आना शुरू कर देगा, उस जगह पर उन्होंने क्या किया, मार्क किया। जैसे भी मार्क किया होगा अपना तरीके से, मार्क करने के बाद देखो क्या किया उन्होंने, कि ये पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल के साथ उन्होंने डिस्टेंस का मेजरमेंट किया, यानी कि यहां से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट किया। तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जितना हाइट से बॉल को इस प्लेन से रिलीज किया गया था, उतना ही हाइट ये अटेन किया। फिर से सुनो, मैं जो भी बोल रहा हूं, उन्होंने जब इस पॉइंट को मार्क किया, जब बॉल यहाँ पे रेस्ट में आया, वापस जाना शुरू किया, तो जब इस पॉइंट से और इस हॉरिजॉन्टल के साथ जब डिस्टेंस का मेजरमेंट किया, तो डिस्टेंस देखे क्या कि ये डिस्टेंस तो इस एज के बराबर आ गया, यानी कि जितना हाइट से बॉल को रिलीज किए थे उतना ही हाइट अटेन किया दूसरे प्लेन, यानी कि इस प्लेन पर से जितना हाइट पर से रिलीज किए थे बॉल को, उतना ही हाइट इस प्लेन पे भी अटेन किया बॉल। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जितना हाइट से बॉल को रिलीज किए थे इस प्लेन से, उतना ही हाइट इस प्लेन पे भी अटेन किया, यानी कि ये एज और एज बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक और चीज उन्होंने देखा कि जहां से बॉल को रिलीज कर रहे थे, वहां से और यहाँ बॉटम से उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया, ये वाला, यानी कि जहां से जिस पॉइंट से बॉल को रिलीज कर रहे थे और ये इसको क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया। तो डिस्टेंस मेजर मान लीजिए कि कितना था, मान लीजिए एज था, यानी कि यहां से और यहां तक इस डिस्टेंस पे बॉल को रिलीज किया था। इस प्लेन की इस बात कर रहे हैं, हाइट तो एच हाइट पर रिलीज किया था, हाइट कहां से ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, बट ये वाला जो है इस प्लेन का डिस्टेंस है, ये वाला क्या है, इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, और ये हाइट क्या है, इसके साथ है, इसके। फिर उन्होंने देखा कि ये जो मार्क किया, वो मार्क किया हुआ जब यहां से जब इसका लेंथ का मेजरमेंट किए, तो वो भी कितना आया, एसी आया। कितना आया, एसी आया, यानी कि इसके बराबर ही आया, यानी कि इस प्लेन पे जितना वो डिस्टेंस को कवर कर रहा था, इस प्लेन पे भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा था। जो पॉइंट है वो बता दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब ऊपर से रिलीज किया गया एच हाइट पे, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था, स्पीड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। जब यहां पे पहुंचा तो मैक्सिमम, जैसे ऊपर जाने लगा स्पीड क्या होने लगा, यहाँ पे स्पीड जब नीचे आ रहा था तो क्या हो रहा था, स्पीड इंक्रीज हो रहा था, सॉरी स्पीड इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहा था इंक्रीज कर रहा था यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे ऊपर जाने लगा स्पीड क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। फिर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे मार्क किया, मार्क करने के बाद इसका लेंथ का मेजरमेंट किया, तो लेंथ जो आया देखे कि ये एज के बराबर आया, इसका मतलब कि जितना हाइट से रिलीज किए उतना ही हाइट को अटेन किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है, मान लो एस है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो मार्क किया था वो भी लेंथ का मेजरमेंट जब यहाँ से किए तो उसके बराबर ही आया, यानी कि इसका और इसका लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है इस प्लेन पे, उतना ही इस प्लेन पे भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर, अब आगे सुनना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन था उसको थोड़ा सा, ये एंगल कितना था बाबू, थीटा था। उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा और ऐसे कर दिया, इस इंक्लाइन प्लेन को इसे क्या था, और ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसे डाउन, यानी कि अब ये एंगल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा को।
यानी कि पहले इंक्लाइन प्लेन कितना बना रहा था थीटा, अब कितना बना रहा है थीटा 1। पहले ये इंक्लाइन प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना था, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, यानी कि दोनों क्या था बराबर था। बट अब इस इंक्लाइन प्लेन को एंगल क्या कर दिए, कम कर दिए, देखो कम कर दिए, थीटा 1 कर दिए। क्लियर। अब फिर उन्होंने सेम काम किया, फिर से एच हाइट पर से बॉल को रिलीज किया। ये इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा नीचे करने के बाद फिर से बॉल को रिलीज किया, तो फिर से जब बॉल रिलीज किया तो फिर से जब नीचे आ रहा था तो फिर से क्या आ रहा था, स्पीड इंक्रीज कर रहा था, फिर से स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर रहा था, फिर जैसे यहाँ पे पहुंचता था इसे, तो फिर इस प्लेन पे आना शुरू कर देता। ये प्लेन हट चुका है, ये प्लेन प्रीवियस केस था, अब इस प्लेन को ऐसे कर दिया गया है। तो जैसी एच हाइट पे से फिर से मार्बल बॉल को रिलीज किया गया, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था फिर से स्पीड बढ़ रहा था, जैसे यहाँ पे पहुंचता था तो मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेता था, उसी मैक्सिमम स्पीड से इस प्लेन के ऊपर जाता था। फिर से उन्होंने देखा कि सेकंड केस में भी उतना ही हाइट अटेंड कर रहा है जितना हाइट से बॉल को रिलीज किया गया था। फिर से कितना हाइट अटेंड किया, उतना ही हाइट जितना हाइट से बॉल को रिलीज किया गया था। बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंस आ गया कि पिछला बार ये जो लेंथ था, ये जो डिस्टेंस जो कवर किया था इसके बराबर था, बट इस बार ये वाला लेंथ इससे भी ज्यादा हो गया, यानी कि लास्ट टाइम ये बॉल इस प्लेन पे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था इस पे भी उतना ही कर रहा था, बट जैसे प्लेन को थोड़ा सा एंगल कम किए इस तरह से, तो इस टाइम इस प्लेन पे डिस्टेंस ज्यादा कवर करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यानी S1 जो है इससे क्या है ज्यादा है। समझ में आ रहा है एक चीज, जो हो रहा है बस वो समझो, बाकी आखिर में कंक्लूजन दे देंगे क्या निकल रहा है सब। गर्मी बहुत है यार। बट इस बार भी हाइट एच ही अटेंड किया, यानी कि जितना हाइट से रिलीज किया गया था उतना ही, बट इस बार डिस्टेंस ज्यादा कवर कर गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर और प्लेन को थोड़ा सा झुका दिए उन्होंने, यानी कि इस बार प्लेन को थोड़ा सा और झुका दिए, यानी कि ये एंगल को और कम कर दिए थीटा 2। क्या कर दिए, थीटा 2 और एंगल को कम कर दिए। ये ऐसे ही रहा। फिर से बॉल को रिलीज किए, फिर से स्पीड इंक्रीज किया, फिर से यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, अब बॉल इधर आना शुरू किया मैक्सिमम स्पीड के साथ। फिर से उन्होंने क्या देखा कि फिर से हाइट एच ही अटेंड कर रहा है, फिर से हाइट जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है प्रीवियस टाइम से ज्यादा कर रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है लास्ट टाइम जो डिस्टेंस चला था उससे क्या है ज्यादा कवर, यानी कि S2 इज ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन S, यानी कि ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है और ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है, यानी कि S2 ग्रेटर देन S1 ग्रेटर देन S। क्लियर, बस समझ में आ रहा है, क्लियर। बट हर केस में तुम देखो, हर केस में क्या कर रहा है, हर केस में क्या कर रहा है कि सेम हाइट को अटेंड कर रहा है, यानी कि जब एच हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो इसी हाइट को अटेंड करने के लिए डिस्टेंस कितना चल रहा है एस। जब हम इंक्लाइन प्लेन को हम थोड़ा सा डाउन कर दिए तो फिर से जब एच हाइट पर से रिलीज किए तो फिर से एच हाइट को अटेंड करने के लिए कितना डिस्टेंस चला, एस में चला। इंक्लाइन प्लेन को और डाउन कर दिए तो फिर से एच हाइट पर से जब रिलीज किए तो फिर से बॉल इसी हाइट को अटेंड करने के लिए इस बार डिस्टेंस कितना चल गया, S2 चल गया। क्लियर, यानी कि यहां से एक चीज पता चल रहा है कि सेम हाइट को अटेंड करने के लिए बॉल डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस प्लेन में एच हाइट अटेंड करने के लिए डिस्टेंस कितना चला, एस चला। इस प्लेन में मतलब इसी को जब डाउन किए तो इस प्लेन में एच हाइट को अटेंड करने के लिए डिस्टेंस कितना चल रहा है, S1 चल रहा है। जब इसी प्लेन को थोड़ा डाउन किए तो फिर से एच हाइट को अटेंड करने के लिए डिस्टेंस कितना चल रहा है, S2। क्लियर, यानी कि सेम हाइट को अटेंड करने के लिए डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कवर कर रहा है। ये सारा चीज उन्होंने देखा, सारा चीज देखा। क्लियर ना, वेरी गुड। फिर उन्होंने आखिरी में क्या किया, ध्यान से मजेदार सुनना, इसको तो हम बता दे रहे हैं आपको। उन्होंने आखिरी में
ने क्या किया कि प्लेन का बार बार करते रहेंगे, इसको क्या किया सीधा हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि ऐसे ऐसे देखना ध्यान से। यानी कि ये प्लेन को क्या कर दिए एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिए, यानी कि ऐसे ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि सिंपल क्या किए, पहले यहां पे था, अब इसको क्या कर दिए ऐसे कर दिए, ये वाला प्लेन यहां पे आ गया। समझ में आ रहा है? अब सुनना, अब बॉल को एच हाइट से रिलीज किया, एच हाइट से रिलीज किया। अब आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एच हाइट से क्या किए रिलीज किए। जैसे रिलीज किए तो यहां पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम स्पीड। अब यहां से चलना शुरू किया, चल रहा है। तो इसका क्या करते हैं कि बॉल बना देते हैं इससे। ध्यान सुनिएगा, यानी कि चल रहा है और कोशिश कर रहा है इस प्लेन में चलते हुए कि फिर से एच हाइट अटेन कर ले। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से बॉल एच हाइट से रिलीज किया गया, अब प्लेन कौन सा हो गया, सेकंड प्लेन यहाँ पे रख दिया। ये सेकंड प्लेन जो था यहाँ पे, इसको ऐसे कर दिया। तो ये प्लेन ऐसे, मतलब बॉल यहां से रिलीज होगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये चलते जाएगा, इस चक्कर में चलते जाएगा कि वो हाइट एज अटेन कर ले। जब इस बॉल को एच हाइट से रिलीज किया गया था तो इस प्लेन पे एच हाइट अटेन करने के चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया था, एस। जब इस प्लेन को थोड़ा सा ऐसे बना दिए थे तो फिर से एच हाइट पे रिलीज किए, तो फिर से एच डिस्टेंस को कवर करने के चक्कर में कितना डिस्टेंस चला था, S1। जब फिर से हम लोग क्या किए कि इस प्लेन को थोड़ा और डाउन किए, तो फिर से एच हाइट को अटेन करने के लिए इस प्लेन पे कितना डिस्टेंस चला है, S2। अब इसी प्लेन को जब हम हॉरिजॉन्टल कर दिए, तो जब फिर एच हाइट से रिलीज करेंगे तो फिर से ये बॉल एच हाइट को अटेन करने की कोशिश करेगा। बट इसमें तो हाइट है ही नहीं है। अब हाइट नहीं है तो हाइट अटेन करने के चक्कर में हमेशा मूव करते ही रहेगा, इसी उम्मीद में कि एच हाइट अटेन कर ले। यहां पे एच हाइट अटेन करने में डिस्टेंस कितना कवर किया, एस। यहां पे एच हाइट कवर करने में डिस्टेंस कितना कर रहा है, S1। यहां पे एच हाइट कवर करने में डिस्टेंस कितना चल रहा है, S2। अब इसमें, इस प्लेन के केस में एच हाइट तो है ही नहीं, अब इसको कवर करने के चक्कर में अनडिफाइंड डिस्टेंस कवर कर लेगा। चूंकि इसको हमको न पता है कि नहीं है, इसको थोड़े पता है कि, तो ये उम्मीद में रहेगा कि भैया चलते रहो कहीं तो हाइट एज अटेन हो जाए। बट इसके उम्मीद में ये इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लेता है। यानी कि इस केस में जो डिस्टेंस जो होता है, इस केस में जो डिस्टेंस जो होता है S3 मान लो, वो इंफिनिटी होता है। यानी कि अनडिफाइंड, पता ही नहीं चला कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसी वजह से ये मूव करता जाता है फॉरएवर, मूव फॉरएवर। जो भी वर्ड बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट आउट कर देता हूं क्योंकि यहां से हम कंक्लूजन निकाल देंगे फटाक से। तो वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा बढ़िया समझ गया तो बहुत कुछ समझ आएगा। जब एच हाइट से रिलीज किया गया तो इस प्लेन पे एच हाइट अटेन करने के लिए डिस्टेंस कितना चल रहा है, एस। जब इसी प्लेन को थोड़ा सा डाउन किए, फिर से एच हाइट पे रिलीज किए, तो इस प्लेन पे एच हाइट को अटेन करने में कितना डिस्टेंस चल रहा है, एस। इस प्लेन पे एच हाइट को अटेन करने में कितना डिस्टेंस चल रहा है, S2। अब इस प्लेन पे भी बॉल एच हाइट को अटेन करना चाहेगा, बट इस प्लेन को तो हाइट है ही नहीं है। हाइट कहां से है, हाइट तो 0 है। बट ये बॉल को पता नहीं है, ये बॉल को पता नहीं कि हाइट है कि नहीं है, बट वो हाइट को अटेन करने के चक्कर में वो चले जा रहा है। अब पता नहीं कितना चला, यानी कि नहीं पता, यानी कि नहीं जो पता हो तो उसको अनडिफाइंड, और उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। जो नहीं पता होता उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब इसी चक्कर में हम लोग बोलते हैं कि ये एज हाइट अटेन करने के चक्कर में चलते रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि इस प्लेन पे बॉडी मूव करेगा हमेशा के लिए, फॉरएवर। क्या करेगा, मूव करेगा फॉरएवर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया
कि जब हम जैसे इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो बॉल को जब रिलीज करेंगे तो ये बॉल एज हाइट अटेंड करने के लिए ये चलते रहेगा और कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, इन्फिनिटी, यानी कि पता नहीं कितना, चलते रहा। यानी कि सिंपल कहा होता है ना कि मंजिल को तय करने के लिए चलते रहो। अब चलते चलते पता नहीं कितना चल जाते, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो मंजिल को किसी को मंजिल मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ भी सोचो कि इसका मंजिल क्या है, एज हाइट अटेंड करना है। और एज हाइट को अटेंड करने के लिए ये डिस्टेंस कितना चल जाता है, इनफिनाइट। इसलिए बोलते हैं कि मूव करते रहता है फॉरएवर, हमेशा के लिए मूव करते रहता है। क्लियर? प्लेन कैसा था, स्मूथ था। क्लियर? प्लेन कैसा था, स्मूथ था। क्लियर? अब उन्होंने क्या देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस थोड़ा सा हल्का सा और है। उसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे। देखो वीडियो 50 मिनट का भी हो सकता है, इसका 1 घंटे का भी हो सकता है, पर घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि एज हाइट को अटेंड करने के लिए बॉडी जो था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा मूव करते रह गया, कहीं रुका नहीं, मूव करते रह गया। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया कि इसी प्लेन में से एक प्लेन को क्या किया, रफ कर दिया। सर रफ और स्मूथ नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस स्मूथ है, क्या है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस में जो फ्रिक्शन जो होता है, ध्यान सुनिएगा, जो स्प्रिंग क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस में जो फ्रिक्शन जो होता है, मान लीजिए इधर फोर्स लगाया गया F, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा। थोड़ा सा और बढ़िया से कर देते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है और इस सरफेस पे मान लीजिए कि बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है इधर, तो इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा इधर, तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F1। एक और बॉडी है, ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जो सरफेस है कैसा है, स्मूथ है, और ये कैसा सरफेस है, रफ। इसका भी मोशन इधर है, तो इस पे भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, F2। क्योंकि ऑलरेडी फ्रिक्शन के बाद बता चुके हैं कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। अब ये सरफेस रफ है, ये क्या है, स्मूथ है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है F1, यहाँ पे जो लग रहा है F2। तो ध्यान सुनेंगे, रफ के केस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्मूथ के केस में कम होता है। यानी कि रफ के केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ के केस में कम होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन F1 लग रहा है रफ के केस में, और यहाँ पे जो स्मूथ के केस में F2 लग रहा है, तो रफ के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है स्मूथ का। यानी कि इसमें जो फ्रिक्शन जो ये F2 जो लग रहा है F1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ है, तो स्मूथ के केस में फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, और रफ के केस में ज्यादा होता है। ठीक है? तो पहला वाला जो हम लोग लिए थे उसमें स्मूथ था, मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं था। स्मूथ के केस में फ्रिक्शन लगता ही नहीं है, जनरली अभी हम बोल रहे हैं। अभी तुम्हारे क्लास तक लेवल तक जो भी है उसमें हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कि स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं लगता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट हम लोग मान के चलते हैं, आइडियली मान के चलते हैं कि स्मूथ के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि स्मूथ में बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं लगता। ये नहीं बोल सकते हम, लगता है बट हम लोग मान के नहीं चलते हैं, आइडियली मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि स्मूथ में फ्रिक्शन होता ही नहीं है अभी तक। जब हायर क्लासेस जाओगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बट मान के चलते हैं कि नहीं है। तो अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्मूथ के केस में फ्रिक्शन नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि स्मूथ के केस में नहीं होता है, होता है, थोड़ा होता है, ठीक है, बट रफ के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। रफ में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है और स्मूथ में कम होता है। बट अभी आपके बुक में लिखेगा कि स्मूथ के केस में फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन लेस हम लोग बोलते हैं, फ्रिक्शन है ही नहीं है। क्लियर? बात समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? तो पहला केस में हमने क्या किया था, मैंने पहले भी क्या लिया था कि स्मूथ क्या था, प्लेन सरफेस जो था क्या था, स्मूथ था। तो हम लोग वहां पर मान लिया कि फ्रिक्शन है ही नहीं। क्या नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं, क्योंकि स्मूथ के केस में फ्रिक्शन कम होता है, बहुत कम होता है,
रफ के कंपेरिजन में। ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे। यानी कि सिंपल यहां से एक चीज और सीखने को मिला कि अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो स्मूथ करें, अगर फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो रफ करें, है ना। फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो रफ करें और कम करना है तो स्मूथ करें, ठीक है। क्योंकि स्मूथ में फ्रिक्शन कम होता है, रफ में ज्यादा होता है। तो जनरली अभी हम लोग क्या कहेंगे कि अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग ये सब समझेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये स्मूथ है, ये कैसा है, स्मूथ है। यानी कि बोल सकते हो फ्रिक्शन लेस भी बोल सकते हो, फ्रिक्शन लेस। यानी कि ये जो इंक्लाइन प्लेन जो है ये कैसा है, फ्रिक्शन लेस है, यानी कि इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बट ये रफ है, यानी कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा, इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया। क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। और जल्दी कर दे रहा हूं काम। उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, कुछ ऐसे लास्ट स्टेज में है ना, कर दिया। उसके बाद उस बॉल को क्या किए, एच हाइट से क्या किए, रिलीज किए। एच हाइट से क्या किए, रिलीज किए। जैसे रिलीज किए यहाँ पे आया तो मैक्सिमम स्पीड हुआ। जब मैक्सिमम स्पीड से जब इस प्लेन पे जाना शुरू किया तो बॉल चलते रहा, बट इस सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से, यानी फ्रिक्शन रफ होने की वजह से फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। ये रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन होने की वजह से, तो ध्यान सुनिएगा, इस बॉल का मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो इस पे जो होगा तुम्हारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है। जो भी है इसका बॉल का मूवमेंट किधर है, इधर है। तो इस पे जो फ्रिक्शन जो लगेगा, जो भी लगेगा, फ्रिक्शन तो लगा ना। और फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे फ्रिक्शन लगने की वजह से इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये बॉल आगे जाके रुक जाएगा, आगे जाके क्या करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। आगे जाके क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ध्यान से समझ रहे बात को। यानी कि पहले क्या था, स्मूथ था, फ्रिक्शन लेस था, यानी फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था। इसलिए बॉल एच हाइट को अटेन करने के चक्कर में हमेशा चलते रहा। बट इस केस में क्या है कि सेकंड प्लेन को हम लोग क्या कर दिए, रफ कर दिए। रफ जैसी कर देंगे यानी कि फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। स्मूथ के केस में फ्रिक्शन नहीं होता है, फिलहाल ये समझना, नहीं होता है। बट रफ है तो फ्रिक्शन होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जैसे हमने सेकेंड प्लेन को हमने रफ किया और हॉरिजॉन्टल कर दिया, उसके बाद बॉल को हमने जब रिलीज किया तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था स्पीड बढ़ रहा था। जैसे बॉटम पे मैक्सिमम स्पीड हुआ और इस प्लेन पे जब चलना शुरू किया तो रफ होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ। जैसे फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि इस बॉडी का जो स्पीड जो है उस स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि उसके मोशन को कम करेगा। तो जब मोशन को कम करेगा तो बॉल आगे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने एक देखा कि जब स्मूथ था तो बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंटिन्यू चलते रहा, एच हाइट को अटेन करने के लिए हमेशा के लिए चलते रहा। बट जब सेकंड प्लेन को जब उन्होंने रफ किया तो देखे कि बॉल रुक गया, कंटिन्यू चलते नहीं रहा, रुक गया। यहां से उनका कंक्लूजन निकला कि अगर मान लीजिए बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही था। देखिए थे ना, अभी थोड़ा देर पहले क्या था कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा था, मूव करते रहा फॉरएवर, हमेशा के लिए। बात समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मूव कर ही रहा है, बट जैसे उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। यानी कि ये जब सरफेस रफ नहीं था तो इस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था। बट जैसे ही इसको रफ कर दिया गया तो इस बॉल पे फोर्स लगना शुरू हो गया। यानी कि पहले बॉल पे फोर्स नहीं लग रहा था तो कंटिन्यू हमेशा क्लियर मूव कर रहा था एच हाइट अटेन करने के लिए। बट जैसे ही रफ किए तो अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रुक गया। तो उन्होंने दो चीज देखा कि जब बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा था तो बॉडी हमेशा कंटिन्यू मूव कर रहा था, फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए मूव कर रहा था। और जब जैसे ही उसमें फ्रिक्शन फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स जैसे लगा वो बॉडी क्या हो गया, रुक जा रहा था। ठीक है, पहला केस में क्या था कि किसी तरह का कोई फोर्स नहीं रहा था, कंटिन्यू मूव कर रहा था। बट जैसे दूसरे केस में एक सरफेस को रफ किया तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हुआ, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा वो रुक गया। तो दो चीज उन्होंने देखा यहाँ पे
कि जब बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा था तो कंटिन्यू मूव कर रहा था, अब जैसे ही फोर्स लग जा रहा था वो बॉडी रेस्ट में आ जा रहा था। तो यहाँ पे एक चीज था, यहाँ पे एक चीज कम मिला उनको जवाब कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है कांस्टेंट मोशन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट मोशन होता है। वो कांस्टेंट मोशन में नहीं मूव करता है। कब तक करते रहेगा? जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा देते हैं। तो देखो ना, लास्ट टाइम क्या था, वो कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा था, कंटिन्यू क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, फॉरएवर मूव कर रहा था। बट जैसे ही सेकंड जब प्लेन को हम लोग रफ किए तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया। पर जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगा इस पे, ये बॉडी आगे क्या हो गया? रेस्ट हो गया। पर जब तक किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा था, क्या था? कांस्टेंट मोशन में था, कांस्टेंट मोशन में था। बट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा वो क्या हो गया? रेस्ट में। तब उन्होंने कंक्लूजन दिया कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है मोशन होता है, यानी कि वो कांस्टेंट मोशन में मूव करते रहेगा। कब तक मूव करते रहेगा? जब तक हम उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स न लगा देते। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे वो रेस्ट में आ जाएगा। बट एरिस्टोटल का क्या कहना था कि बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है? रेस्ट होता है। यानी कि अगर कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिक रेस्ट में आ जाएगा। एरिस्टोटल साहब का ये कहना था कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन में मूव कर रहा है तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्या वो पिछला बार में कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा था, क्या रेस्ट में आ गया था? नहीं, वो चलते रहा फॉरएवर। एज हाइट अटेन करने में चलते रहा, रुका नहीं। बट जब रफ कर दिया गया तो जब इससे फोर्स लगा रफ की वजह से फ्रिक्शन फोर्स, तब जाके रुका। बट एरिस्टोटल का ये नहीं कहना था। वो तो कहते थे कि कांस्टेंट मोशन में है तो मूव करते रहेगा, फिर आगे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि उसका नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट है। बट गैलीलियो साहब ने कहा कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन से मूव करा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करा तो मूव करते रहेगा। कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते। तो उल्टा हुआ कि नहीं बात? एरिस्टोटल हम देखो बार बार बोल रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। एरिस्टोटल से कहना था कि अगर बॉडी मूव करा कांस्टेंट स्पीड से तो रेस्ट में आ जाएगा, फोर्स लगे या ना लगे, है कि नहीं? बट गैलीलियो साहब का कहना था कि नहीं, अगर कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा फॉरएवर। क्या करते रहेगा? फॉरएवर मूव करते रहेगा। बट अगर हम उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो वो रुक जाएगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है मोशन होता है, रेस्ट नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? गुड। तो गैलीलियो का जो कंक्लूजन था वो लिख देते हैं, जो फाइनल स्टेटमेंट दिए थे एक्सपेरिमेंट के बाद कि मतलब अकॉर्डिंग टू गैलीलियो the natural state of body is constant motion until an external force is applied on it. यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने क्या बोला कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है वो कांस्टेंट मोशन होता है, और ये कब तक होता है? जब तक उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लग जाता है। तो उन्होंने दो चीज देखा ना, एक जब स्मूथ था तो कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करते जा रहा था एज हाइट को अटेन करने के लिए, फॉरएवर मूव कर रहा था। बट दूसरे केस में जब हम फ्रिक्शन सरफेस को रफ कर दिए तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू किया था। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगना शुरू हुआ तो बॉडी क्या हो गया? रेस्ट में। तो वही कहा उन्होंने, यही बात कहा कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट होता है वो कांस्टेंट मोशन होता है, मूव करते रहेगा कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से। बट कब तक? जब तक उस पर किसी तरह का कोई फोर्स न लग जाए। ये था। तो अब आप लोग जान जाएं कि बॉडी का जो नेचुरल स्टेट जो होता है कांस्टेंट मोशन होता है, रेस्ट नहीं होता है, रेस्ट नहीं होता है। बॉडी का नेचुरल स्टेट जो होता है कांस्टेंट मोशन होता है। क्लियर हुआ? अब यही जो तुम्हारा गैलीलियो का जो ऑब्जर्वेशन था, जो स्टेटमेंट था, जो भी था एक्सपेरिमेंट, इसी चीज को स्टडी किया बढ़िया से न्यूटन साहब ने, और स्टडी करके अच्छे से उन्होंने लॉ ऑफ मतलब अपना लॉ दे दिए 3 गो। न्यूटन का जो लॉ होता है 3 गो, वो लॉ दे दिए। यानी कि गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अच्छे से डील किया, मतलब अच्छे से समझा, अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने
लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो या न्यूटन लॉ बोल सकते हो, उन्होंने दिया, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? मतलब अगले क्लास से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का लॉ के बारे में। क्लियर? चलिए, थैंक यू।